सबसे ज़्यादा मेन फोकस्ड हमारा पिछली क्लासेस में किन दो टॉपिक पर रहा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हमने दो इफेक्ट जाने हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा स्मॉल जी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ के टर्म्स में बता पाएगा? हाँ वेरी गुड, 4/3 पाई जी आर रो। बोल तो नहीं गए हो? अरे भाई यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको मैंने बदल दिया किसमें? स्मॉल जी बराबर जी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये चला जाएगा तो स्मॉल जी बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 4/3 पाई जी आर रो। ये भी याद होना चाहिए। स्मॉल जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी पक्का? अगर किसी प्लेनेट की रेडियस अचानक से सिकुड़ जाए, मतलब किसी प्लेनेट की कोई प्लेनेट सिकुड़ जाए उसकी रेडियस कम हो जाए तो उसकी ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। अगर दो अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी का कंपैरिजन किया जा रहा हो तो फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? अगर किन्हीं दो अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी को कंपेयर किया जा रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ग्रेविटी निकालने के लिए? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें आपको ये बताना होगा कि उन दो प्लेनेट के मासेस में क्या रिलेशन है और उन दो प्लेनेट की रेडियस में क्या रिलेशन है। तो हम आराम से उन दोनों के प्लेनेट का क्या कर देंगे? ग्रेविटी को कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। आपके सामने मान लीजिए दो प्लेनेट हैं, एक है प्लेनेट ए और एक है प्लेनेट बी, ठीक है? इस प्लेनेट का मास है m, इस प्लेनेट का मास है 5m, इस प्लेनेट की रेडियस है 2r और इस प्लेनेट की रेडियस है r। बताइए किसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? आपको दो बातें बतानी है। पहली बात सबसे पहले बताना है कि ए और बी दो प्लेनेट में से किसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, किस प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी। क्लियर ना? किसकी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी बता सकते हैं? बता सकते हैं? बहुत अच्छे, करिए, कोशिश करिए एक बार। पहले करिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना? देखो सुनो, सबसे पहली बात, रुक जाओ एक मिनट, है ना, हो जाएगी, परेशान मत, है ना? ठीक है, सुनो, यानी पहले सबसे इस सबको सारी बातों को छोड़ दो, ठीक है ना? बार बार आपसे कह रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कि क्यों पूछा सर आपने। यार क्वेश्चन करना बात की बात है, सर ये क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं जानना चाहता था कि अब तक हमने जो पढ़ा है क्या वो आपको समझ में आया है, क्या आपकी बुद्धि में वो चीज घुसी है। जैसे कि क्या बताना चाह रहा था, यही फॉर्मूले हमने कल भी डिस्कस किए थे, ये आज भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना? हालांकि इससे हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ये तो मेरा शुरुआत करने का, लेक्चर को शुरू करने का तरीका होता है कि पहले हम रिकैप कर लें, एक बार देख लें कि पिछले कुछ चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वो आपने समझी जानी है या नहीं जानी है। तो फिलहाल मेरे पास स्मॉल जी के दो फार्मूले हैं, या तो मुझे किसी प्लेनेट की रेडियस और उसकी डेंसिटी पता हो तो मैं उस प्लेनेट की ग्रेविटी पता कर सकता हूँ, या तो सर मुझे उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस पता हो तो मैं उसकी ग्रेविटी पता कर सकता हूँ। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, छोड़ दो आप प्लेनेट तो छोड़ ही दो, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पावर को अगर आपको पता करना है, यानी ग्रेविटी को पता करना है कि उसकी स्मॉल जी यानी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पुल कितना लगाएगा वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि ग्रेविटेशनल पुल इज अ फोर्स, बट वो फोर्स भी तो इसी पे डिपेंड करेगा। एम मास की बॉडी पर जब जी एक्सेलरेशन लगेगा तो कितना पुल लगाएगा? एम जी के इक्वल पुल लगाएगा। जितना किसी बॉडी का वेट होता है उतना ही ग्रेविटेशनल पुल लगता है उस पर, समझ गए ना? किसी प्लेनेट के ऊपर रखी हुई कोई चीज कितना ग्रेविटेशनल पुल महसूस कर रही है, अगर कोई तुमसे सवाल करे तो तुम्हें जवाब देना होगा जितना उसका वेट होता है, बिकॉज वेट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। एम मास के किसी ऑब्जेक्ट पर किसी भी प्लेनेट के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाले ग्रेविटेशनल पुल को ही उस बॉडी का उस जगह पर वेट कहा जाता है। उस जगह पे मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर मून पे गए तो मून हमें जो ग्रेविटेशनल पुल देगा वो अर्थ के कंपैरिजन में कम देगा,
मतलब जितना हमें अर्थ खींच रही है अपनी ओर, उससे कम खींचेगा मून हमें अपनी ओर। क्लियर? दूसरी बात, हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं कि हमें अर्थ अपनी ओर खींच रही है, जबकि हम भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये भी मैंने पहले बता दिया था, कल क्लियर कर चुका हूं। समझ में आ रही बात ना? तो बार बार मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, बार बार कह रहा हूं, आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी ये चीज होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने कई बार आपको ये बात बता ली, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है ना? एक तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना अच्छा बुरा पता होता है। ठीक है ना? जिन्हें पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने भले के लिए कर रहा हूं या अपने बुरे के लिए कर रहा हूं, ये जो होगा इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, मतलब उन्हें ज्ञान होता है, पता होता है। और एक ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि जो चल रहा है इससे मेरा भला होगा या बुरा होगा। तो जो ऐसे हैं ना, जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं भला कर रहा हूं अपना, नुकसान कर रहा हूं, वो मासूम बच्चे होते हैं। इसका मतलब उनको इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं है कि यार वो अपने फायदे की तरफ जा रहे हैं या अपने नुकसान की तरफ जा रहे हैं। है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? जब ये डेली क्लासेस हो रही हैं तो आपका फर्ज बनता है, आप बेफिक्र होकर के, विदाउट एनी हेजिटेशन, अपना पूरा हक और अपना पूरा अधिकार मानते हुए मुझे ये बताएं कि सर मैं, आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जब मैं कल 80 न्यूटन वाले क्वेश्चन को 32 न्यूटन तक लाया था, तो आपको मुझसे सवाल करना चाहिए था, सर ये 80 न्यूटन से बदलकर 32 न्यूटन क्यों हो गया? क्लियर है मेरी बात? मैं बार बार कह रहा हूं क्यों, क्योंकि करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार भी पूछोगे समस्या नहीं है। समस्या बच्चे ये है कि मैंने पढ़ा दिया, आपने मान लिया, सर ने पढ़ा दिया, मैंने भी मान लिया, पढ़ा दिया, और आपको समझ में नहीं आया फायदा क्या हुआ। तो ज़्यादा जरूरी यह है कि चाहे भले एक क्वेश्चन कम हो, लेकिन जो हो वो समझ में आ जाए। ठीक है? तो अभी दिमाग लगाओ, मैंने तुमसे सिर्फ 2 सवाल पूछे, बेसिक से सवाल पूछा। ठीक है ना? हाँ, एक और बात बता रहा हूं कि अब 2 टाइप के स्टूडेंट ये भी होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो ये सीखता है कि हम ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर क्यों रहे हैं, या ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों जा रहा है। ठीक है? और एक बच्चा वो होता है जिसको मैं जब यहां शुरू करूंगा इसको करना, अब जब मैं यहां इसको करना शुरू करूंगा, उससे पहले तक वो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा। जब तक मैं यहां सॉल्व करना शुरू नहीं करूंगा तब तक वो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं सोचेगा इस बारे में भी कि यार ये m क्यों दिया, ये 5m क्यों दिया, ये 2r क्यों दिया, ये r क्यों दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि एक की रेडियस r और उसका मास 5 गुना हो, क्या इसकी रेडियस 2 गुनी होकर फिर इसका मास कम है, मतलब इसकी रेडियस बड़ी है मास कम है, उसकी रेडियस छोटी है मास ज़्यादा है। कुछ बात समझ में ना? तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक वो सोचेगा ही नहीं, कुछ नहीं सोचेगा। कम से कम इतना ही सोचो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो कि क्या ये पॉसिबल है। और अगर आपको लगता है, मान लो आपके मन में सवाल उठता है, सर मुझे तो ये गलत लग रहा है कि ये छोटी रेडियस की बॉडी है जिसका मास 5 गुना है, और ये बड़ी रेडियस की बॉडी है जिसका मास कम है, सर मुझे ये चीज़ ना हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप मुझसे सवाल करेंगे, उसका जवाब दूंगा कि बच्चे पॉसिबल है या नहीं है, या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ। जब तुम मुझे कुछ कहोगे तो मैं उस पर गौर करूंगा, अच्छा नहीं, तो फिर मैं, अगर मैं सही हूँगा तो तुम्हें बताऊंगा, कि गलत हूँगा तो मान लूंगा कि ये गलत, मैंने गलत ही लिख दिया। समझ गए? इसलिए बात तो करनी तुम्हें ही पड़ेगी ना अंकित, बात समझ आ रही ना? जब तक हम खुद से बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं कुछ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो एक बच्चा तो वो है जो कि जब तक मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं तब तक कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेगा, इसको अपनी कॉपी पे छाप के ऐसे ही एज इट इज़ बैठ जाएगा, वेट करेगा कि आप सर कराएंगे और मैं नोट कर लूँगा। ठीक है? एक स्टूडेंट वो है कि जो क्वेश्चन को देखने के बाद उस पर सोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? जो बच्चा जब तक नहीं सोच रहा है, जब तक मैं यहाँ नहीं पलटा हूँ, समझो वो केवल कैलकुलेशन सीखने आया है क्लास में। बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको जब मैं यहाँ समझाऊंगा ना अभी कि देखो इसका जी ए इतना होगा, इसका जी भी इतना होगा, मैं तो फॉर्मूले में रखता चला जाऊंगा। अब तुम्हें ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ना कि फॉर्मूला ये क्यों लगा रहे हैं। आपने सीखना कहाँ से शुरू किया? जहाँ से मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू किया, तो आपके दिमाग में आएगा कैसे कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए बच्चे, बार बार मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे यहाँ पलटने से पहले अगर आपकी समझ में ज़्यादा बातें आ जाए ना, ज़्यादा अच्छा है। जब मैं बोर्ड पे समझाता हूँ तब आप जो समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझ रहे होते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो चुकी होती हैं। आप वहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, जबकि मेरा मानना यह है कि कैलकुलेशन तो 9-10 क्लास तक आपको खूब सिखा दी गई हैं। अब कौन ऐसा बच्चा है जिसको कैपिटल जी को एम में मल्टीप्लाई करना ना आता हो? ऐसा कौन होगा जो ये कहे कि सर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना नहीं आएगा, या कहीं आ जाए 5 का स्क्वायर तो मैं 25 नहीं लिख पाऊंगा। ये तो सभी कर लेंगे, और उसी को सीखकर आप सोचते हैं हमें समझ में आ गया है। ये गलत सोच है। ठीक है ना? आपको कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, कैलकुलेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है। समझे ना? इस पर जोर देना, ये काम कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वजह है। समझ गए ना?
अब देखो, अब ध्यान लगाओ, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बहुत बेसिक सा। दो अलग अलग प्लेनेट दिए गए हैं हमें, आर्टिफिशियल प्लेनेट, पता नहीं अर्थ है, मार्स है, क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात से। तुम तो मान लो दो बॉडीज हैं अलग अलग, हर एक बॉडी की ग्रेविटी होती है, केवल प्लेनेट की नहीं होती, चंद्रमा की भी होती है, और जो कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनकी भी होती है। तो हर एक बॉडी की ग्रेविटी होती है। इसका मतलब ये दो बॉडीज़ हैं ए और बी, एक का मास है m, एक का मास है 5m, एक की रेडियस 2r, एक की रेडियस r है। हमसे कहा दोनों में बताओ किसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, स्मॉल g ज़्यादा होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया स्मॉल जी ए बराबर GMA अपॉन RA का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अभी मैंने RA लिखा इसलिए, अभी वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है ना। तो पहले हाँ मुझे बताओ, 4.75 टाइम्स ज़्यादा है, अभी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात वही होगी, 19/4 का मतलब शायद उसी टाइप का कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बात समझ में आना। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, फिर मुझसे पूछो, क्योंकि भैया हमें मास ऑफ द बॉडी दिया है और रेडियस ऑफ द बॉडी दिया है, और किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड करना हो तो यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब ये दो चीज़ें चाहिए होती है, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे फॉर्मूला ये रटा होगा, एकदम दिमाग में घुसा हुआ होगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। इसको जितनी बार मैं, अरे भाई मैं तो 100 सैकड़ों बार पहले भी बोल चुका हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी लिख रहा हूँ तभी बोलूँगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप लोग जबकि पहली दूसरी बार अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब भी आप बोलते नहीं हैं। मेरा मानना यह है कि अपने मन ही मन, मतलब आप यहाँ पर शोर तो नहीं कर सकते कि चिक चिक के आप मुझे बताएंगे स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, लेकिन अपने मन ही मन मुझको जब लिखते हो ना तो बोला करो। बोलने से चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं, समझिए ना। जितनी बार हम अपनी चीज़ों को रिपीट करते हैं उतना ही वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा घुसती हैं, ठीक है। अगर एक बार दिमाग में नहीं भी घुसती ना, जैसे क्या होता है, किसी किसी दिन मैं बिना दिमाग के भी पढ़ा लेता हूँ आप लोग, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि मेरे मुँह से और गलत नहीं निकलते वर्ड्स, केवल किस वजह से, क्योंकि वो वर्ड्स मेरी ज़ुबान पर चढ़ गए हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही मेरे मुंह से निकलेगा। तो वो वर्ड मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि वो अगर मैं गलत मतलब दिमाग से नहीं भी बोल रहा हूँ ना सोच के, तो भी मुंह से वही निकलेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। अभी मान लो मैं कहना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो बोलूँगा द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन बोले चला जा रहा हूँ। तो ये किस वजह से, क्योंकि सैकड़ों बार बोल चुका हूँ इस बात को, तो जुबान पे कम से कम मतलब कभी भी कुछ और आता ही नहीं, वही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे तुम भी रिपीट क्या करो। अभी आ गया जी है, आ गया, इसकी वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी, कैपिटल G इंटू M अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2R का होल स्क्वायर। सर ये आ गया मेरा कुल मिला जुलाकर 1/4 GM अपॉन R स्क्वायर। अगर तुमसे मैं ये कहूँ दिस इज 9.8, अगर मैं बोलूँ दिस इज 9.8, तो आप मेरी बात मान लेंगे? पक्का नहीं मानोगे ना? हाँ, माननी भी नहीं चाहिए जब तक ये कहा ना गया हो स्पेशली कि ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये तो किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे कह देंगे 9.8 है। 9.8 तो स्पेशली किसके लिए होता है? अर्थ के लिए। इसे कहता है पढ़ना, है ना, इसे कहता है पढ़ना। कि नहीं मानूंगा, नहीं सर ये बात नहीं मानूंगा मैं। हाँ मान लेता अगर आप यहाँ ME लिखे होते या RE लिखे होते, ME मतलब मास ऑफ अर्थ, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं मान लेता कि हाँ ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.8 आएगी। क्लियर है ना? पक्का? बहुत अच्छे। लेकिन अब ये जितना भी है कुछ भी इससे में मतलब नहीं है, बस इतना आ गया, इसका इतना आया, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर GB आ जाएगा कैपिटल G इंटू मास कितना हो जाएगा 5m, रेडियस कितनी हो जाएगी R का स्क्वायर। सर ये आ गया हमारा 5GM अपॉन R स्क्वायर, दिस इज GB। लो जी खत्म। अब सोच कर बताओ 1/4 और 5 में कौन बड़ा है? क्योंकि ये टर्म तो दोनों में कॉमन है, तो जो टर्म दोनों में कॉमन है वो तो बराबर है। ये चीज़ तो इसके और इसके दोनों के लिए सेम हो गई, बस इसको देखकर कंपेयर करना है। तो 5 बड़ा है इसलिए GB क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम कहेंगे GB इज ग्रेटर देन GA। पहला क्वेश्चन तो मेरा बस इतना ही था कि बताओ इनमें से कौन बड़ा होगा, और फिर मैंने पूछा कितना बड़ा होगा, तो हाउ मच। अगर मैं पूछा कितना बड़ा होगा तो ठीक है ना, हाउ मच के लिए क्या लिखोगे? हाउ मच, तो बस GB माइनस GA, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? सर हम बोलेंगे सर ये आ गया GB की वैल्यू कितनी 5GM अपॉन R स्क्वायर, माइनस कहे कितना 1/4 GM अपॉन R स्क्वायर, 5 4 जा 20 GM माइनस 1 GM अपॉन में कितना जाएगा एलसीएम लेकर के R स्क्वायर। और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि GM अपॉन R स्क्वायर को क्या कर लें? कॉमन। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसी को समझ कर कि GM अपॉन R स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 5 बचा, यहाँ क्या बचा 1/4 बचा। तो 90% बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि वो इसको समझकर मान लेते हैं कि मुझे समझ में आ गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात,
मजाक नहीं कर रहा। अरे टीचर तो चाहता है कि आप बोलो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। टीचर तो यही कहलवाना चाहता है ना आपसे कि हाँ सर हो गया, यस सर अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। लेकिन मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो 5 - 1/4 करने पर 19/4 आएगा, उसको समझकर सोचते हैं कि मुझे समझ में आ गया। अरे वो तो पहले ही सीख लिया था आपने। 5 में से 1/4 को घटाना तो 7th 8th क्लास में सीखा है। उसको सीख कर क्या मान रहे हो कि सीख लिया? सीखना तो ये है कि हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, सीखना ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बड़ा छोटा पता कर रहे हैं तो कैसे पता कर रहे हैं, हाउ मच निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझ गए ना? ये है मेन मुद्दा। खैर ये आ जाएगा 5 - 1/4, तो मतलब कुल मिला जो अगर ये आ जाएगा 19/4 GM/r²। ये बिल्कुल सही है, समझ गए ना? इतना ज़्यादा होगा। दूसरे वाले की ग्रेविटी, बी वाले की ग्रेविटी ए वाले से इतनी ज़्यादा होगी, इतनी अधिक होगी। अगर वो हमसे पूछे कितना % ज़्यादा होगी, बी वाले की ग्रेविटी ए वाले से कितना % ज़्यादा होगी, कितना % ज़्यादा होगी, बार बार बोल रहा हूँ, बोलो क्या करोगे? इंक्रीज। अब इंक्रीज वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी उससे बड़ी नहीं है, उसने कोई बढ़ाया थोड़ी है उसने उसको, वो तो उसकी अपनी है ही। बस बोलेंगे चेंज, है ना? बड़ी बात समझ में ना? चेंज या ग्रेटर, जितनी ग्रेटर है वो, ठीक है ना, उतना ग्रेटर इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल किसको लोगे? बस ये मुझे बता दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं बताओ बी वाले की ग्रेविटी ए वाले के कंपैरिजन में कितना % ज़्यादा है? अरे वो तो मैंने ही बोल दिया। जब मैं बोल रहा हूँ बी वाले की ग्रेविटी ए वाले के कंपैरिजन में कितना % ज़्यादा है, तो कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, उसको हमेशा ओरिजिनल माना जाता है। जिससे चीज़ों को कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा ओरिजिनल माना जाता है, समझ गए ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगर इंक्रीज % निकालना वो भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करने का मन करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। समझना ज़्यादा जरूरी है, बार बार कहता रहता हूँ कि समझा करो ध्यान से चीज़ों को, ठीक है ना? देखो स्मॉल g = GM/r² के साथ साथ अब हमें क्या भी फॉर्मूला याद करना है। अब हम एक नई बात और जानने जा रहे हैं। पहली बात ये भी इसी से हो जाएगा। 3 ही आपके सिलेबस में 3 ही इफेक्ट हैं। ये इसको आप ना बहुत हल्के में लीजिए इस वाले फॉर्मूले को, जबकि मैं इस वाले फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये बहुत बड़ा लॉ था, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, ये छोटा फार्मूला नहीं है। कारण यार दुनिया की किसी भी चीज़ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की पावर को जानना हो, यही फॉर्मूला काम आएगा। कितनी बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है, समझ गए ना? तो ऐसे पढ़ा करो कि अच्छा हम स्मॉल g बराबर कैपिटल GM/r², इस फॉर्मूले को पढ़ लेने से क्या सीख गए हैं? तो हम कहेंगे सर दुनिया की किसी भी चीज़ की ग्रेविटी जानना सीख गए हैं। बस एक फ़र्क है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आप में से कोई कहने लगे सर बताइए इस किताब की ग्रेविटी, तब उसमें आर क्या लोगे? यानी राउंड शेप की जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनकी ग्रेविटी इससे हम निकाल सकते हैं। इसका क्या है? लिमिटेशन है। दिस इज अ लिमिटेशन, दिस इज नॉट ड्रॉबैक। लिमिटेशन क्या है कि ये स्फेरिकल बॉडीज, जो भी बॉडी हो स्फेरिकल होनी चाहिए, उसका मास और उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, तो हम आराम से उसकी क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब सवाल आता है कि सर अभी तक आपने बताया था इफेक्ट ऑफ हाइट, तो ऊपर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी घटती है, कहाँ पहुंचकर 0 हो जाती है? तो बोलेंगे सर मैथमेटिकली इनफाइनाइट पर जाकर 0 होती है। कहाँ जाकर? इन्फिनिटी पर जाकर 0 होती है, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत अच्छे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर भी घटती है। कहाँ 0 हो जाती है? सर सेंटर पर पहुंचकर 0 हो जाती है, अर्थ के सेंटर पर 0 हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? अरे भाई कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ जब हम अर्थ के सरफेस से, मतलब अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे होंगे, अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे होंगे, तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। when an object moves from north pole to south pole of earth, ठीक है, किसके अंदर? इनसाइड ए टनल, एक टनल के अंदर जो कि कहां से पास हो रही हो? विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर उसकी तरफ जा रहे हैं तो आपको मुझे बताना मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर मैंने अर्थ पर नॉर्थ से साउथ की ओर एक टनल बना दी और नॉर्थ से साउथ की ओर किसी ऑब्जेक्ट को हमने मतलब उसको ड्रॉप कर दिया और वो ऑब्जेक्ट अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको मुझे बताना है कि जो मैं बोलूंगा वो स्टेटमेंट सही है गलत है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस।
पक्का? श्योर हो? क्यों नहीं? पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, कहाँ मैक्सिमम होगी? सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस बात को कितने लोग मान रहे हैं? सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। नहीं, डरो मत, या तो होगी या तो नहीं होगी। होगी ना? हाँ हाँ बोलो दिव्यांशु, होगी? कैसे बताओ? हाँ सही, वेरी गुड, सही दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। वैसे कहने को हम यही कहेंगे कि वो भी एक्सेलरेशन लगेगा, अपवर्ड लगने लगेगा, वेलोसिटी के अगेंस्ट लगने लगेगा, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। सही बात है। हम कहेंगे सर नॉर्थ पोल से सेंटर तक जब जाएगी ना बॉडी, तब तक वेलोसिटी के सपोर्ट में एक्सेलरेशन काम करेगा, इसलिए वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। पहले शुरुआती दौर में वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और बाद सेंटर के जितना करीब आती जाएगी वेलोसिटी के बढ़ने का रेट उतना कम होता चला जाएगा। बोलो सही है गलत है? पक्का? बहुत बढ़िया। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटर की ओर जाने पर घटने लगती है, पर जब तक पॉजिटिव रहती है तब तक वेलोसिटी को एनहांस ही करता है। क्लियर है ना? बढ़ाएगा तो जरूर, लेकिन शुरू में तेजी से बढ़ाएगा और बाद में धीमे धीमे बढ़ाएगा। वैसे ही जैसे कल हमने बात की थी कि शुरुआती दौर में जब लोअर टेम्परेचर पर बॉडी होगी तो एंट्रोपी में आने वाला चेंज ज्यादा होगा। याद करो, बताया था कि नहीं? जब टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी में आने वाला चेंज ज्यादा होगा, और जैसे जैसे बॉडी गर्म होती चली जाएगी तो एंट्रोपी में चेंज तो तब भी आएगा पर कम आने लगेगा। मतलब उसके यानी कि एंट्रोपी के चेंज का जो रेट है ना वो धीमा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब उतना चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। वैसा ही तो हुआ ये भी कि शुरुआती दौर में क्या होगा, वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, कम होता चल जाएगा। अभी बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल व्हेन इट मूव टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं समझे? मैंने कहा अगर कोई नॉर्थ पोल से सेंटर की ओर जा रही हो तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल से दूरी बढ़ेगी वेलोसिटी घटेगी। मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल। फॉल्स है, क्योंकि नॉर्थ पोल से जब तक हम सेंटर की ओर जाएंगे वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। अब जो व्यक्ति इस बात में ना मेरे साथ नहीं है, जो इस बात में मेरी चर्चा में जुड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बैठा हुआ है। और मैं किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम देखना पसंद नहीं करता। आप अपनी प्रॉब्लम को तुरंत निकाल दो। आप बोलो कि अगर नहीं आ रहा तो बोलो कि सर मुझे नहीं बात समझ में आई, मैं बता दूंगा, ज़्यादा से देर लगेगी। अभी मैंने जितनी बातें बताई समझ में आ गई? वेलोसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत। एक्सेलरेशन नॉर्थ पोल से सेंटर की ओर जाने वाली डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सही है गलत? अब सही है सर। स्मॉल जी डी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। उसमें जो आर था वो रेडियस ऑफ अर्थ थी। वो आर जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे आर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आर कम होता जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। उसमें आर कम होता जाता है, यही कह लो डेप्थ बढ़ती जाती है। अब देखो एक और बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अंदर की ओर जाएंगे रेडियस घटेगी। सही है गलत है? सही है। और अगर मैं बोलूं कि अर्थ की रेडियस जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे ग्रेविटी भी घटेगी, तो ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा? और मैं कैसे उठा पटक करके आपको इधर से उधर से हर तरह सिखा रहा हूं। क्यों कंफ्यूज करेगा? अरे सर आपने मोटा मोटा लिखवाया था व्हेन द डी इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। सही बात है, व्हेन डी इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, ये भी सही है। और जो मैं बोल रहा हूं वो भी सही है, दोनों सही हैं। क्योंकि डी बढ़ेगा तो आर अपने आप ही घट जाएगा। भाई जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सेंटर से दूरी कम होती जाएगी, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को ही तो रेडियस कहा जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बढ़े आगे अब? बहुत अच्छे। अब बच्चों सिंपल सा फंडा है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर का डिस्कशन करने के बाद मैं फिर से न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हल्के मत लीजिए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सुनिए, सॉरी टॉपिक सुनिए। अभी क्या है? इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, बस ये 3 ही हैं।
रोटेशनल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ की शेप का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी अर्थ की जो शेप है वो अब तक तो हम क्या मानते आ रहे थे, स्फेरिकल। अगर अर्थ वाकई में स्फेरिकल शेप की होती तो हर एक पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 ही होती, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन पाया यह गया कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और है और इक्वेटर पर कुछ और है। ऐसा क्यों हुआ? तो हमने कहा चूंकि हम तो बिना बात झूठ बोल रहे हैं ना कि अर्थ स्फेरिकल है। अर्थ कंप्लीट स्फीयर नहीं है। अर्थ ऐसी है जैसे कद्दू होता है, ठीक है ना, कद्दू शेप में है, ठीक है ना, नहीं जानते हो, जियोइड शेप है ना, हाँ, ऊपर नीचे से दबा हुआ होता है ना, और बिल्कुल उस पे वैसे भी बने हुए होते हैं वो, ठीक है ना। कैसे? जैसे हमारी अर्थ पे हमने बना रखे हैं एल्टीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, बस उस पे लैटिट्यूड नहीं बने, लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। क्लियर है ना? तो वैसे ही बिल्कुल उसी शेप की होती है अर्थ। अब जब अर्थ उस शेप की है तो यानी कि अर्थ की जो सही मायनों में शेप है वो कुछ इस तरह की है, इस तरह की, हल्का फुल्का कह सकते हैं। क्लियर? ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और ये यहाँ पर क्या है बोलिए, इक्वेटर है, इक्वेटर। तो बताओ अर्थ की रेडियस कहाँ ज़्यादा है, पोल पर ज़्यादा है या इक्वेटर पर ज़्यादा है? मतलब इसकी कौन सी एक्सिस ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर ये मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है। सिंपल, मतलब सर ये वाली जो डायमीटर है ये बड़ी है और ये वाली जो डायमीटर है ये छोटी है। क्लियर है ना? जैसे भारत का बताओ, ये वाली लाइन ज़्यादा है, ये वाली लाइन ज़्यादा है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। हमारी भारत की जो लाइन है ये वाला, ये हिस्सा, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा लंबा है। क्लियर ना? और इधर से इधर, मतलब वो गुजरात से आसम, कुछ उधर आसम पड़ेगा शायद ना, सबसे लास्ट में, वो अरुणाचल प्रदेश एकदम बाहर में, हाँ ठीक। तो वो क्या है, छोटा है, ठीक है ना। क्लियर है? ऐसा, ओके। अब यहाँ जाओ, तो उसी तरह से बच्चे ये बताओ, आप मुझे बताओ जी, आप बोलेंगे सर ये है आर ई मतलब आर इक्वेटर, और सर ये वाली जो, अच्छा ये भी कौन सी, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, आर ई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, आर पी। ये इतना, आर पी मतलब रेडियस एट पोल, और आर ई मतलब रेडियस एट इक्वेटर, और हमने पाया कि पोल वाली रेडियस इक्वेटर वाली रेडियस से छोटी है। समझ रहे ना? यानी आर पी इज लेस देन आर ई। तो भैया सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब हम ये बात अर्थ के लिए ही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे देख करके, देखिए मैंने कहा सर आर पी इज लेस देन आर ई, इसलिए जी पी कितना होगा, जी एम अपॉन एम मतलब एम ई अपॉन आर पी का स्क्वायर, और जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इस एम ई का मतलब छोड़ो, एम ही रहने दो इसको बस। एम मतलब मास ऑफ अर्थ, और आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रेडियस एट इक्वेटर, और आर पी मतलब रेडियस एट पोल। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो भाई पूरा भी लिख सकते हो, क्योंकि पी मतलब कुछ बच्चे प्लेनेट और ई मतलब अर्थ निकाल लेंगे, तो नहीं करना ऐसा। बार बार कह रहा हूँ, ये आर अर्थ का स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और हमने बोला कि सर ये आर पोल जो है वो क्या है, आर अर्थ से छोटा है, सॉरी आर इक्वेटर से, हाँ वेरी गुड, देखो मुझसे ही होगी गलती है ना, आर इक्वेटर से क्या है ये छोटा है। और यहाँ भी मैंने गलत कर दिया, यहाँ भी क्या आएगा, इक्वेटर आएगा। बोलो इतने में को डाउट हो तो। अब बताओ कौन सा जी बड़ा होगा, जी पी बड़ा होगा, जी ई बड़ा होगा? जाहिर है कि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। समझ गए? तो हम बोलेंगे सर जी ई इज लेस देन जी पी हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, इसको आप खाली बस इतना डाल के हेडिंग लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ एट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए? लिखो, ठीक है ना। जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, मतलब अगर किसी व्यक्ति के वेट की बात करूंगा तो डब्ल्यू पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू ई। अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे अपना वेट नापे और पोल पे नापे तो कहां पर ज्यादा वेट महसूस होगा, पोल पर। समझ गए? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ हो गया हमारा, है ना।
इसने कहा सर यहाँ पर आपने जैसे बताया कि अगर मैं वो किसी भी चीज़ का वेट नापूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कम आएगा, और यहाँ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि सर किसी व्यक्ति को यहाँ पर चीज़ खरीद कर, यहाँ से चीज़ खरीदिए और यहाँ ले जाके बेच दीजिए, है ना, सोना। ये कहना चाह रहा है सर सोना जो है वो यहाँ से खरीदिए और यहाँ ले जाके बेच दीजिए। तो यहाँ से जब खरीदेंगे तो वेट क्या रहेगा, कम, मतलब वेट कम महसूस होगा, उसकी वजह से हमें वो ज़्यादा दे देगा। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए चार बिस्किट, है ना, 4 बिस्किट 3 बिस्किट के वजन के बराबर हो जाएंगे। यहाँ जाके 3 बिस्किट में उतना वजन हो जाएगा जितना यहाँ 4 में था। तो हमने यहाँ से 4 बिस्किट खरीदे सोने के और यहाँ जाकर 3 बिस्किट बेच दिए, तो 1 बिस्किट बचा लिया। इसको देखो कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है ना। और ये काम करने पर कितना फायदा होगा इसको। बच्चे मेरी बात ध्यान समझो, हम कभी भी चीज़ों का वेट नहीं मेजर करते। कब तक, जब तक कि स्प्रिंग बैलेंस से ना नापी जा रही हो चीज़ें, और उसमें भी हम क्या ही मेजर करते हैं, मास। वैसे कहते हैं वेट, समझ गए मेरी बात। जो आप जिस चीज़ से तोल कर लेके आओगे ना, जिस बाट से तोल के लेके आओगे इस चीज़ को, उस पर लिखा रहेगा ग्राम या किलोग्राम, न्यूटन या डाइन नहीं लिखा होगा। कारण क्योंकि वो वेट नहीं तोलता है, क्या तोलता है, मास को तोलता है। और मास कैन नेवर बी चेंज, इसलिए जितना मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे, और समझाता हूँ, डरो मत, ठीक है। और कायदे समझो, ध्यान लगाओ बच्चे। हमने कहा हाँ वेट चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा। और हम जो लेते हैं वो मास लेते हैं। आप एक बार बताओ, जब कोई व्यक्ति सोने की रिंग खरीद रहा होगा तो क्या कहता है, भैया 20 ग्राम की एक सोने की रिंग दिखा दीजिए, 20 ग्राम की, डाइन नहीं बोलता, 20 डाइन की। वेट होता तो किस में होता, डाइन में या न्यूटन में, समझ गए ना। लेकिन न्यूटन या डाइन नहीं बोलता, क्या बोलता है, ग्राम में बोलता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ बच्चे ध्यान रखो। हाँ हाँ वेट चेंज हो, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कब मना किया, तुम्हें वही चीज का वेट क्या लगेगा, यहाँ पर उस चीज का वेट ज्यादा। अरे यही तो केस है भाई, यही तो खास बात है कि सेम मास की बॉडी का वेट यहाँ ज्यादा, सॉरी यहाँ क्या, यहाँ कम और यहाँ ज्यादा। सेम मास की बॉडी का वेट यहाँ कम और यहाँ ज्यादा, सेम मास की बॉडी का। उसी एप्पल को आप यहाँ तोलिएगा, सॉरी तोलना नहीं है, उसी एप्पल को। सर ये फर्क किस चीज में आ रहा है। अरे बच्चे 5 किलो एप्पल का थैला आपने यहाँ उठा रखा है हाथ में, तो आपके हाथ को दर्द कम महसूस हो रहा है। यहाँ जाके वही 5 किलो या 20 किलो का ले लेते हैं, ठीक है ना, 20 किलो वजन तक आपने उठा लिया, आप यहाँ आराम से लेके खड़े हैं उसको। यहाँ पहुँचे तो 20 किलोग्राम ही इतना ज़्यादा हो गया, सेब उतने ही रहे। 20 किलो सेब का थैला आपने यहाँ पे उठाया हुआ है और 20 किलो सेब का थैला आपने यहाँ जाके उठा रखा है हाथ में। तो आप यहाँ कह रहे हो सर सेब बढ़ गए क्या। आप ऐसे बोलेंगे लग रहा है यार वहाँ से यहाँ तक आते थे जादू हो गया क्या, सेब की क्वांटिटी बढ़ गई है क्या। मैं बोलूँगा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है यार, मेरे पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। क्या ज़्यादा पड़ रहा है, लोड। हम वहाँ आसानी से उठा ले रहा था, यहाँ नहीं उठ पा रहा मुझसे, क्या हो रहा है, भारी लग रहा है। तो भारी लग रहा है, अब गिनती करी निकाल के, यहाँ पर जितने सेब थे उतने ही सेब पाए गए, कोई जादू नहीं हुआ। फिर ये भारी क्यों लगने लगा थैला, क्योंकि वेट बढ़ गया है, मास नहीं बढ़ा। नंबर ऑफ एप्पल भी उतने ही रहे, उनका मास भी उतना ही रहा, क्वांटिटी उतनी ही रही, लेकिन वहां पर वेट ज्यादा हो गया। नहीं समझे, बिल्कुल नहीं लेते। किसने कहा, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि हम लोग में मास लेते हैं, वेट नहीं लेते। नहीं वेट होता होगा ना, यही तो सोच गलत है, समझ गए ना। अभी डॉक्टर तुम्हारी वेविंग मशीन पर जो आपसे वेट पूछता है, जो अपना वेट करके आओ, उसको आगे क्या बताते हो वो, और उसमें जो मीटर लगा है वो क्या दिखाता है आपको, 55, 60, 62 ऐसे दिखाता है। वेट तो आपका अगर 55 kg है ना, तो वेट आपका 550 न्यूटन है, तो 550 नहीं शो कर रहा है, तो क्या मेजर कर रहा है वो, यही तो सबसे बड़ा है। एम्बिग्यूटी में कई बार बता चुका हूं आपको, पहले बताया था एक बार मैंने कि बच्चों या तो डॉक्टर पूछने वाला बेवकूफ है या फिर आप बताने वाले बेवकूफ हैं। अगर डॉक्टर ने आपसे कहा बताओ आपका वेट कितना है, ठीक है, तो इसका मतलब या तो डॉक्टर आपसे गलत पूछ रहा है, या फिर अगर आप जाके उसको 55 kg बता रहे हैं तो वो तो गलत पूछ ही रहा है, आप भी उसके साथ साथ गलती कर रहे हैं। अगर उसने पूछा जाओ जरा कम करो अपना वेट बताओ, आपका वेट कितना है, तो आपने बताना था 550 न्यूटन और आप बता रहे हो 55 kg, तो गलत बता रहे हो ना। वेट पूछ रहा है तो वेट बताओ ना, मास क्यों बता रहे हो। आप जो बता रहे हो वो मास बता रहे हो, वेट नहीं बता रहे हो। और जो वेविंग मशीन जो आपकी वहां पर रखी हुई है डॉक्टर के पास, वो भी आपके मास को ही मेजर कर रही है। ये जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है वो भी आपके मास को ही मेजर कर रहा है, कहते हैं हम लोग वेट हैं।
नहीं, दोनों को हिंदी में वजन नहीं कहते, ठीक है ना। हिंदी में वेट को भार कहते हैं और मास को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान हिंदी में, ठीक है। और वेट को हिंदी में भार कहते हैं, भार। तो मुझे यहाँ कितना भार, अब भार कुछ नहीं होता, भार एक एहसास होता है, नहीं समझे। भार अपने आप में कोई चीज नहीं है, भार एक एहसास है। जैसे हमने कह दिया भाई इस बच्चे पे बहुत भार पड़ रहा है आजकल, मतलब लोड पड़ रहा है आजकल, तो लोड कोई चीज नहीं है, लोड एक एहसास है। समझ में आ रही बात ना, क्लियर है। तो फिर वो लोड किसकी वजह से है, किस क्वांटिटी की वजह से, काम जो काम आप पे डाला गया जिसकी वजह से आप पर लोड पड़ा, वो काम है, वो काम कोई क्वांटिटी है, लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर कितना लोड आया वो कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो एक एहसास है कि इतना काम पड़ने पर इतना लोड पड़ेगा, इतना काम डालोगे तो इतना लोड पड़ेगा। समझ में आई बात। तो मैंने क्या बताया, ध्यान सुनो भाई बच्चे मेरे प्यारे, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, यही तो बोला था, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ मास एम मास की बॉडी पर जितना ग्रेविटेशनल पुल लगता है, अर्थ की वजह से जितना ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है, उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट। इसका मतलब यहां पर अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कम दे रही है, और वहां उसी थैले को, जो थैला तुम हाथ में पकड़े हुए हो ना, यहां भी वो नीचे की ओर क्यों है वो थैला, क्योंकि अर्थ खींच रही है उसको अपनी ओर। अब तुमने उसको रोक रखा है ऐसे पकड़ के, क्लियर। अब वही काम अर्थ वहां भी कर रही है, लेकिन यहां पर कम खींच रही है, वहां ज्यादा खींच रही है, सिंपल फंडा है, नहीं समझे। पक्का ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। मून पर पहुंचे आपको वही मास, वही सेम सेब की थैली आप उठा करके कहां ले गए, मून पर। वहां आपने कहा यार बड़े हल्के फुल्के हो गए सेब कुछ कम हो गए क्या, खोल के देखा सेब उतने ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या महसूस हो रहा है, कम, नहीं समझे। अब सुनो मैं बता रहा हूं, अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे। अब ये बात रही इसकी कि सर ये ऐसा क्यों होता है, फिर हम लोग तो वेट नापते हैं और ये फिर मास क्यों आता है, ये क्यों आता है। सुनो, सबसे पहली तराजू देखो, ये रही वो तराजू जिसमें हम सबसे पहले वजन तोला करते थे। कौन सी तराजू, एक लकड़ी ली, उसमें दो तरफ पलटे लटका दिए और उनके बीच में एक फलक्रम पकड़ करके तराजू में एक तरफ वजन रखा और एक तरफ सामान रखा, क्लियर। उससे हम लोग तोलते थे चीज़ों को। अब जब हम इस चीज़ को तोल रहे हैं ना, तो आप मुझे बताओ, जो आपने इधर की तरफ बांट रखा है 5 किलोग्राम का, और इधर आपने चीनी रखी है थैली में भर भर के, क्लियर। बताओ ये जो 5 किलोग्राम का बाट है, इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और जो इधर आप चीनी रख रहे हो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बस जब दोनों पे बराबर एक्ट कर रही है तो क्या इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं, यानी नल एंड वॉइड हो गया। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, बात समझ में ना। इसलिए कहने को वेट ही है, वेट तो सही मायनों में वो चीज है जो हम तराजू में रखने पर महसूस कर रहे हैं। वेट वो नहीं है जो उसके अंदर है, चीनी का जितनी क्वांटिटी चीनी ने कंटेन कर रखी है वो वेट नहीं है, वो तो मास है। उस मास पर कितना अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ की ओर से, अर्थ उसको कितना खींच रही है, ठीक है ना। मैंने कहा सर 2 किलो, एक दोनों हाथ में, एक हाथ में मैंने 5 किलो का डंबल ले लिया, एक हाथ में 20 किलो का डंबल ले लिया। सर ये 20 किलो वाला ना, सर गिरा, ये 50 किलो का डंबल एक हाथ में उठा लिया और 20 किलो का एक हाथ में। अब 50 वाला आपके हाथ से छूटने वाला है, कारण क्योंकि 50 किलोग्राम पर जो अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो ज्यादा है, एफ की वैल्यू ज्यादा है, एम की वैल्यू तो, हालांकि एम की वैल्यू भी ज्यादा है। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां क्वांटिटी बढ़ गई। ये कहां का केस है, जब आप एक ही जगह खड़ा होकर दोनों को चेक कर रहे हो, जब एक ही प्लेस पे खड़े होकर के 20 किलो वजन और 50 किलो वजन उठा रहे हो, तो आपने कहा 50 किलो वाले का वेट ज्यादा और 20 किलो वाले का वेट कम। कारण क्या है, क्योंकि अब की बार ग्रेविटी, अब जहां एक जगह खड़े हो तो वहां पर ग्रेविटी क्या है, सेम ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम, बट मास डिफरेंट। तो जिसका मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा, जिसका मास कम उसका वेट कम। लेकिन अगर सेम मास की दो बॉडीज हो तो फिर आपको सेम वेट महसूस होगा। दोनों हाथ में आप 20-20 किलो के डंबल लेकर खड़े हो जाओ तो दोनों पे सेम भार पड़ेगा, सेम वेट महसूस होगा, क्लियर। लेकिन आप अब वही 20-20 किलोग्राम के 2 डंबल यहाँ खड़े लेके खड़े हो जाओ ऐसे, और वही 20-20 किलोग्राम के 2 डंबल ले जाके मून पे खड़े हो जाओ, आप मून पे रिलैक्स महसूस करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि मास अब भी उतना ही है लेकिन वेट कम महसूस हो रहा है। अब बताओ बात समझ में आ गई नहीं, बढ़ जाए आगे, पक्का, बहुत अच्छे। हाँ बच्चे, कोई कुछ कहना चाह रहा है। हाँ इक्वेटर, जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर हाई जंप होता है, समझ ना। जहाँ की ग्रेविटी कम,
अब वो चाहे जहाँ की भी हो, मैं पहले कि आपको मैंने एक बात में सारा जवाब दे दिया। जिस भी जगह की ग्रेविटी कम होगी उस जगह पर जंप हाई होगा। कारण क्योंकि आप जब जंप लगा रहे हैं तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को ऊपर की ओर जंप लगाने के लिए, जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं? बताइए किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं? ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट दे रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किस लिए खड़ा हूँ? ग्रेविटेशनल पुल के कारण खड़ा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं हाई जंप करना चाहता हूँ ऐसे, तो मुझे ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट अपनी बॉडी को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जहां मेरा वेट ज्यादा होगा वहां अपने शरीर को उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा बताओ, एक 80 किलो का व्यक्ति और एक 50 किलो का व्यक्ति एक ही पॉइंट पर खड़े होकर जंप लगाएं, कौन ज्यादा ऊंचा जंप लगा पाएगा? क्या वजह है? मास दोनों का डिफरेंट है, बट एक ही जगह पे खड़े हैं, इसका ग्रेविटी सेम है। मास डिफरेंट, ग्रेविटी सेम। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा, उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी अपने आप को जंप लगाने के लिए। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं। दूसरी बात, अब मैंने कहा एक 50 किलो का व्यक्ति मून पर जंप लगा रहा है और एक 30 किलो का व्यक्ति अर्थ पर जंप लगा रहा है। बताओ किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? या कौन ज्यादा हाई जंप लगा पाएगा? तो हम ऐसे जवाब नहीं देंगे जैसे आप जवाब दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जवाब नहीं देता। मैं बोलता कि सर मैं पहले क्या पता करूंगा? मैं पता करूंगा सर कि अब वेट कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना लग रहा है। मान लो मैंने बोला F बराबर FE कितना होगा? FE कितना होगा? 20 × G होगा। और FM कितना होगा? FM मतलब मून पर फोर्स कितना लगेगा सर? 50 × G' मतलब G/6। क्लियर? अब मैं बोलूंगा सर इससे इसको घटाऊंगा, कितना आएगा? 6 8 जा 48, 8 पॉइंट कुछ करके आएगा। हाँ सर, अर्थ वाला जो है, अर्थ वाले का जंप छोटा होगा, मून वाले का जंप ज्यादा होगा। नहीं समझे? मास भले ही इसका कम है, मास कम होने के बावजूद भी, अच्छा अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है और मून पर ग्रेविटेशनल पुल 8 पॉइंट कुछ है। इसका मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम लग रहा है। भले ये 50 किलो का क्यों नहीं है व्यक्ति, मोटा व्यक्ति भी यहां जाकर क्या करेगा? ऊंचा जंप लगा पाएगा। नहीं समझे? क्लियर हो रहा है? अरे किसी को इसमें डाउट है? तो इसलिए ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे भाई? पहले वैल्यूज निकालेंगे। हाँ, जिस पर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लग रहा होगा उसका जंप कम होगा, और जिस पर ग्रेविटेशनल पुल कम लग रहा होगा उसका जंप हाई होगा। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो बढ़े आगे? पक्का? बहुत अच्छे। मोटी मोटी बातों पर गौर करिए वापस फिर से। हमने अभी तक क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा? कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम का स्क्वायर उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी सन से दूरी के एवरेज दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर होता है। तीसरी बात, f बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। चौथी बात, स्मॉल g डैश बराबर G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r होता है, या कह लो G r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होता है। जब हाइट कितनी हो, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर हम बात कर रहे हो, तो G डैश बराबर कितना होता है? G r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। जब हम अर्थ के सरफेस से d डेप्थ नीचे की बात कर रहे हो तो G डैश बराबर G इंटू 1 माइनस d अपॉन r होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? फिर हमने बात की कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा होती है। कोई तुमसे सवाल कर बैठे क्यों ज्यादा होती है, बस इतना बोलना है क्योंकि पोल वाली रेडियस इक्वेटर वाली रेडियस से छोटी होती है। जहां की रेडियस कम वहां की ग्रेविटी ज्यादा, जहां की रेडियस ज्यादा वहां की ग्रेविटी कम। सिंपल। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? 110%? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस ऑफ द टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। इसको नोट तो कर लिया होगा ना सब? ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ द टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन are 10 to the power 11 and 10 to the power 10, है ना? The distance of the two planets from the sun are 10 to the power 11, 10 to the power 11 and 10 to the power 10 मीटर। ठीक है? दो प्लैनेट्स हैं जिनकी सन से दूरियां दी गई हैं,
ये रहा हमारा प्यारा सा सन, है ना, और ये रहा कोई एक प्लेनेट जिसकी दूरी कितनी है 10 की पावर 11, और ये रहा प्यारा सा सन, और इससे उस प्लेनेट की दूरी कितनी है 10 की पावर 10 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलिए जी, रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ द टू प्लैनेट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी ऑफ द टू प्लैनेट्स। दोनों प्लैनेट की रेडियस और उनके टाइम पीरियड का हमें क्या निकालना है? रेशियो। पहले तो टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। तो टाइम पीरियड का रेशियो मतलब इस प्लैनेट की टाइम पीरियड मतलब P1 मतलब प्लैनेट 1, P2 मतलब प्लैनेट 2। हमें दोनों प्लैनेट के टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। मान लिया कि पहले प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना होगा T1, दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना होगा T2। साहिल नहीं आ गया आज? अच्छा, समझ में आ रहा है ना साहिल? जो बातें बता रहे समझ में आ रही हैं? पक्का? बहुत अच्छे। अंकित समझ पा रहे हो ना? पक्का? सोच सोच कर पढ़ना ध्यान से, ठीक है? बहुत अच्छे। भाई कोई दिक्कत नहीं? क्या करेंगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साफिल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें निकालना है दोनों प्लैनेट के टाइम पीरियड का रेशियो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सीधे सीधे जब भी दो प्लैनेट के टाइम पीरियड को कंपेयर करना हो तो सर पहला ही फॉर्मूला। भाई कल मैंने लिखवाए थे 5 फॉर्मूले, कल मैंने 5 फॉर्मूले लिखवाए थे आते ही सबसे पहले। मतलब कौन से? पढ़े हुए हैं सारे, एक एक टॉपिक करके पढ़े हैं, लेकिन कल मैंने आके समराइज किया, मैंने बोला ये 5 फॉर्मूले हुए अभी तक। अभी भी मैं वही बता रहा हूँ कि मोटे मोटे तौर पर अभी 5 ही फॉर्मूले हुए हैं, समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है सीधे, समझ गए? कौन से लॉ से? केपलर्स के थर्ड लॉ से। केपलर्स का थर्ड लॉ मतलब लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है ना? तो T1 T2 इसमें क्या है? टाइम पीरियड्स हैं, और R1 R2 इसमें क्या है? रेडियस हैं, दूरियां हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बताओ मुझे जिधर देख करके, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 कितना है बोलो? 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10 का होल क्यूब। ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बराबर, इससे इसको घटाओ, बताओ कितना बचेगा? निधि कितना आएगा? 10 की पावर, हाँ वेरी गुड। नहीं पहले इसको घटा के बस 10 बचेगा, लेकिन तुम आगे तक की बात बता रही हो। कितना बचेगा? 10 की पावर 3। बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं, 10 की पावर 3। अब मैंने अगर ये स्क्वायर हटा दिया तो उधर क्या आ जाएगा? अगर इधर स्क्वायर हटा दूं तो उधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 3। बताओ 10 की पावर 3 का स्क्वायर रूट को ऋतिक कैसे लिख सकते हैं? पावर में कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 के स्क्वायर रूट को पावर में कैसे लिख सकते हैं? बोलो, डरो मत, बोलो। 100? क्या कर रहे हो यार बच्चे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा इसको पावर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 10 की पावर 3 की पावर 1/2। रूट को हटाकर पावर जब लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? पावर 1/2। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2। मतलब यहां बता रहा हूं, देखो T1 अपॉन T2 बराबर आ जाएगा 10 की पावर 3/2 अपॉन 1। तो यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा? T1 रेशियो T2 10 की पावर 3/2 रेशियो 1। ध्यान से सुनिए। अब हे बच्चे ध्यान लगाओ ना। क्रिश कहाँ है? क्रिश, हाँ सुनो, समझ में आ रही बात? सुनो, बताओ अगर ये आंसर में देखने को नहीं मिला, मेरा ये आंसर है और ये सही है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं ये सही है, डरिएगा मत, ये सही है, और 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए होंगे इनमें ये चारों में कोई भी नहीं है, तो क्या करोगे? तो क्या होगा? मान लो अगर ये चारों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है ये आंसर, और जबकि आंसर सही है, तो फिर क्या करोगे? हाँ सर इसको कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इस फॉर्म में ना दे रखा हो आंसर, किसी और फॉर्म में दे रखा हो। कोई और फॉर्म क्या होगी सर? इसमें से मैं लिख लूंगा 10 का स्क्वायर रूट बाहर 10 रूट 10। इसका मतलब सर अगर ये नहीं दिया होगा ना तो ये दिया होगा 10 रूट 10 रेशियो। आई बात समझ में? ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा। अभी कोई डाउट है? दोनों सही हैं, गलत कुछ नहीं है, समझ में आ गया? ओके, अब बताओ क्या पूछा है? वेलोसिटीज का रेशियो। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटीज का रेशियो। पहली बात तो आप में से कोई मुझे बताएगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी?
बिना सॉल्व किए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा, P1 की ज़्यादा होगी, P2 की ज़्यादा होगी? मास पे डिपेंड करेगा। बताओ, मास पे डिपेंड नहीं करेगी क्या? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सर मास पे डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अगर हमसे बाहर एक्सोप्लैनेट कोई हमसे ज्यादा मास का हो, अर्थ से ज्यादा मास का हो, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन फ्रॉम दैट प्लेनेट बढ़ जाएगा। अगर मान लो सन हमसे एक्सोप्लैनेट जो बाहरी प्लेनेट है उनको हमारी अर्थ से भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो हमारी अर्थ को चीरते फाड़ते सन तक पहुंच जाएगा। कोई प्लेनेट अपनी जगह से खिसक नहीं रहा है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा महसूस कर रहा होगा, तो उससे बस एक चीज हो जाएगी, क्या? अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कौन सी वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी? ये रिवोल्यूशनरी स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा चक्कर लगाएगा। नहीं समझे? अगर तुम्हें मुझसे इस लेवल तक का अट्रैक्शन है तो पर डे एक चक्कर लगाओगे मेरे चारों तरफ। अगर इस लेवल का अट्रैक्शन है तो पर डे 2 चक्कर लगाओगे मेरी तरफ। अगर इससे भी ज्यादा अट्रैक्शन है तो पर डे 10 चक्कर लगाएंगे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? अरे भाई समझ लो ना, चक्कर काटना समझते हो ना? हाँ ठीक है ना, चक्कर काटते हैं लोग, जिनसे अट्रैक्शन अफेक्शन होता है उनके चक्कर काटते हैं लोग, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? तो चक्कर काटना मतलब यही कि अगर मुझसे तुम्हें थोड़ा लगा होगा तो आप मेरे आसपास ज्यादा घूमेंगे, ठीक है ना? ज्यादा घूमने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिंपल। हाँ, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो भागेंगे मुझसे, ठीक है ना? तो अभी कुल मिला जुलाकर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो चक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सर? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सर? है ना, वेलोसिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा सर? सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिली वहीं से रहा है सर। कहां से मिल रहा है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का श्योर ना? तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बढ़ जाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी मैंने क्या बताया? F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r और F बराबर gmm अपॉन r स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे। वहां से सर हमें, चूंकि जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? इसलिए सर मास पे भी डिपेंड करेगा। तो फिर सर अब वेलोसिटी कैसे निकालें? ये सब चक्कर में पड़ो ही नहीं आप तो बस पता करो कि सरकमफ्रेंस कितनी है, दूरी कितनी है, टाइम कितना लग रहा है। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि कोई चीज इतनी दूरी इतने टाइम में कवर कर रही है, तुम उसकी स्पीड नहीं बता सकते मुझे? बता सकते हो ना? तो इसका मतलब v1 बाई v2, बोलो v1 बाई v2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r1 बाई t1। नहीं समझे? बोलो कैसे आया? 2 पाई r1 मतलब पहले वाले प्लेनेट की सरकमफ्रेंस की दूरी। और बार बार आपसे कह रहा हूं कि इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन मानना हमेशा सर्कुलर है। एक भी क्वेश्चन इलिप्टिकल मानकर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इलिप्टिकल के लिए सरकमफ्रेंस और ये सब के फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल अभी नहीं है, 12th में हो जाएंगे अवेलेबल। ये भी मत सोचिएगा क्या सर इलिप्स की सरकमफ्रेंस पता कर पाना पॉसिबल नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? सबकी जो चीज़ है तो उसकी सब बारे में सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। फिजिक्स में अगर कुछ है, कुछ दिख रहा है दुनिया में, तो पॉसिबल सब है। हम नहीं पाए, अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही नहीं। क्लियर है ना? तो इसका मतलब, लेकिन अभी हम क्या लगाएंगे? सर्कुलर पाथ। क्या फॉर्मूला बन गया? 2 पाई r1 अपॉन t1 अपॉन में 2 पाई r2 अपॉन t। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, t1 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, नहीं सॉरी t2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा? r1 t2 अपॉन r2 t1। क्या आपको t2 बाई t1 की वैल्यू पता है? अभिज्ञान t2 बाई t1 की वैल्यू पता है कितनी है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो लड़का सही बता रहा है यार। बोला 1/10√10, सही गलत? बोलो क्या होगा? उसको बताने दो दोबारा फिर से। अभिज्ञान बताओ। t2 बाई t1 वही होगी। अच्छा, आज सही से नींद लेके आए ये। शिवांश तुम बताओ, t2 बाई t1 की वैल्यू 10√2। अच्छा ठीक। निखिल, देखो निखिल भी अभिज्ञान का साथ दे रहा है। 2 बार अभिज्ञान से पूछ लेने का मतलब सही कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो जाता।
समझ गए? ध्यान लगाओ, वो सही बता रहा था। मैं जानबूझ के मैं देख रहा हूं कि वो तुक्के में सही तो नहीं बोल रहा है, इसलिए मैंने उसे दोबारा कंफर्म किया कि वो सही सोच समझ कर बता रहा है या बस तुक्के में बता रहा है। तो सही बता रहा था। ये T1/T2 है, ये T1/T2 है, और मैंने पूछा T2/T1 है। तो T1/T2 अगर 10√10/1 है तो इसका मतलब T2/T1 इसका उल्टा हो जाएगा, 1/10√10। नहीं समझे? मैं सोच समझ के पूछ रहा होता हूँ। कभी कभी तुम्हें भी शक होता होगा कि लग रहा है सर को यार कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो चलो अब ध्यान लगाओ, R1T2/R2T1। अब मुझे R1/R2 तो मेरे पास है, T2/T1 भी है, घबराओ मत। तो हम बोलेंगे सर V1/V2 बराबर, बताओ R1/R2 मतलब कितना? 10⁻11/10⁻10। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? T2/T1 कितना? 1/10√10। नहीं समझे? अब देखो 10 की पावर इससे ये उड़ गया। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे 10 की पावर 10 ये है, इंटू 10 ये है, तो ये मिलके क्या बन गया? 10 की पावर 11, और ऊपर भी क्या है? 10 की पावर 11। तो 10 की पावर 11 से 10 की पावर 11 साफ, क्या बचा? 1/√10। इसका मतलब वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा? V1/V2 बराबर 1/√10। पूरी उम्मीद रखता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बढ़ जाएं आगे। बहुत अच्छे, नेक्स्ट लिखिए। अब देर मत लगाओ, बस बहुत हो गया। हाँ बच्चे जल्दी करो, ठीक है ना? लिखिए 2 masses 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम। 2 masses 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम। 2 मास हैं, एक 800 किलो का और एक 600 किलोग्राम का। 2 masses 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट। 2 masses ना, 2 masses of 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे कितनी दूरी पे हैं? 0.25 मीटर की दूरी पर है। ओके जी। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ net force on an object of 1 kilogram। compute the net force on an object of 1 kilogram, है ना? 1 किलोग्राम due to these two masses as shown in figure। देखिए एक मास है कितना? 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम की एक बॉडी है और 600 किलोग्राम की एक बॉडी है। इन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी कितनी दी है? 0.25 मीटर दी है। 0.25 मीटर। इससे 0.20 मीटर, इससे 0.20 मीटर और इससे 0.15 मीटर दूर। ध्यान दीजिएगा, यहां से कितना? 0.20 मीटर और यहां से कितना? 0.15 मीटर। मतलब इन दोनों से इससे कितना दूर? 0.15 मीटर दूर। इससे कितना दूर? 0.20 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने मास का? 1 किलोग्राम का। क्या कहना है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा है। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों मासेस के कारण इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। उसने हमसे ये क्यों पूछा कि इन दोनों के कारण इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? नहीं समझे? हम जानते हैं कि सर हमने पढ़ा है यूनिवर्स में जब दो बॉडी एक दूसरे को दूरी पर रखे होते तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये 800 किलोग्राम वाला इस 1 किलोग्राम वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा और सर ये 600 किलोग्राम वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। वो कहेगा इधर आओ इधर आओ और वो कहेगा इधर आओ इधर आओ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इन दोनों के कारण ये कितना नेट फोर्स महसूस कर रहा होगा।
यानी ऐसे ही समझो जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे इधर खींच रहा हो और एक व्यक्ति मुझे इधर खींच रहा हो, तो मैं दोनों के कारण नेट कितना महसूस कर रहा हूं। तो अगर इधर कोई 100 न्यूटन, इधर कोई 50 न्यूटन, तो मैं महसूस कर रहा हूं नेट फोर्स 50 न्यूटन। किधर की ओर? ज्यादा वाले की ओर। नहीं समझे? लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है सर, यहां तो दोनों अपोजिट नहीं है, यहां तो दोनों सपोर्ट में भी नहीं है, तो फिर कैसे पता करेंगे नेट फोर्स? ये बच्चे बढ़िया क्वेश्चन है ये, हल्के मतलब बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? हाँ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स कितना, F1। नहीं समझे? 800 किलोग्राम वाली बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी, कितने फोर्स से? मान लिया F1 फोर्स से, ठीक है। ये 600 किलोग्राम वाली बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी, कितने फोर्स से? मान लिया F2 फोर्स से। सर F2, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर, सर हमें आपने बड़ा जोर दे दे के पढ़ाया था, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हों और हमें उनके बीच का एंगल भी पता हो, तो हम उनका नेट फोर्स पता कर लेते हैं आराम से, हम उनका रिजल्टेंट फोर्स पता कर लेते हैं आराम से। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? वेरी गुड, अंडर रूट। कौन बोल रहा था यार? शुरुआत किसने करी थी बोलने की? हाँ वेरी गुड, क्या? वेरी गुड। अगर कोई दो फोर्स एक दूसरे से, फोर्स छोड़ दो, कोई भी दो वेक्टर, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हुए एक्ट कर रहे हों, तो उनका रिजल्टेंट या उनका नेट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सहारा लिया जाता है। R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। मतलब अगर सर आपने ये F1 पता कर लिया और F2 पता कर लिया, F1 मतलब P, F2 मतलब Q, बस एक और चीज बची, बोलो क्या? थीटा। थीटा पैदा करना भी मेरा मकसद होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर वो जरूरत पड़ेगी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने इतना बढ़िया सब कुछ सजा के दिया है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण मतलब इतनी चिंता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी चिंता? सर 25, 20 और 15 क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं? बताओ। 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 400 बराबर 25 का स्क्वायर, है कि नहीं है? क्या ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं? हाँ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे? आपका 2 मिनट बाद सवाल होता, अगर आप F1 F2 निकाल भी लेते, अब मेरी बात सुनना है ना ध्यान से साक्षी, मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं यहां पलटूंगा तब सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मैं वहां नहीं पलट रहा हूं, जब तक इधर देख रहा हूं, तुमसे बातें कर रहा हूं, तब तक सीखने का फायदा है, क्योंकि यहां मैं सिर्फ कैलकुलेशन करता हूं, सिखाता सब कुछ उधर ही हूं। समझ गए ना? क्लियर है? ओके। तो अभी आपका सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर ने पूछा हमसे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए हमें क्या करना होगा? इस बॉडी पर दोनों बॉडी फोर्स लगा रही होंगी। ऐसे समझो मैं 1 किलोग्राम की बॉडी हूं, ये 800 किलोग्राम, वो वहां 600 किलोग्राम, और ये मुझे खींच रहे हैं दोनों अपने अपनी ओर। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? अब मैंने कहा इन दोनों की वजह से नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो सर पहले तो हम ये निकालेंगे कि दोनों इंडिविजुअली कितना फोर्स लगा रही होंगी। F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, उसका फॉर्मूला तुरंत याद आ जाना चाहिए, F1 बराबर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। समझ गए? F2 बराबर भी वही फॉर्मूला वही लगेगा दोनों में, बस वैल्यूज बदल जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो सर मैंने अगर F1 F2 निकाल भी लिया, तो सर एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? सर मैं रिजल्ट कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा क्या? बोले सर पढ़ा था। तो याद क्यों नहीं रखा? याद रखो, याद रखना पड़ेगा कि वेक्टर में कहा जाता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते वेक्टर रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा होता है। तुम यकीन भी कर लोगे और मान भी लोगे मेरी बात। मैं कहूँगा मान लिया? बोलोगे हाँ सर मान लिए। मैं बोला अब निकाल दो। जब निकालने बैठोगे फिर तुम्हारे सामने समस्या आएगी, सर थीटा कितना ले? सर थीटा तो दे ही नहीं रखा है। और फिर जब भी ये दिमाग में आए कि थीटा दे नहीं रखा है, तो सर का एक स्टेटमेंट बड़ा काम का है, उसको याद कर लेना कि फिजिक्स के क्वेश्चन में या तो किसी चीज़ को की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और अगर वो नहीं, मतलब जो चीज़ नहीं दे रखी है, या तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी या तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब या तो उस थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ भी गई और आपको दे नहीं रखा है, तो हाँ वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मिल जाएगा। समझ गए? इसका मतलब जैसे मैंने दिमाग लगाया कि यार एंगल नहीं दे रखा, तो मैं निकालूंगा कैसे इसको? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तब हमने कहा यार पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्री तो तब लगेगी ना जब एंगल 90 डिग्री मिल जाए कोई।
ट्रिग्नोमेट्री तो तब लिखेगी ना जब कोई एंगल 90 मिल जाए, और वो 90 मुझे मिला हुआ है, तुम्हें नहीं मिल रहा है बस, क्योंकि मुझे पता था 20, 15 और 25 एक दूसरे क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा करके आप आराम से पता लगा लेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलो है कि नहीं है? पक्का? बोलो कौन कौन सी दो लाइन का स्लोप, मैंने इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। यार मजा तो इसी में आता है, पढ़ाने में मजा बहुत आता है। बताओ किन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा? ए बी और ए सी। जो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ए बी और ए सी में से आपने कैसे पता लगा लिया कि यही 90 डिग्री होगा? क्योंकि सर किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। तो 25 के सामने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और क्या मुझे यही वाला चाहिए था? मिल गया। वो फिजिक्स में छिपा के रखता है क्वेश्चंस के आंसर्स को, जो चीज़ की जरूरत नहीं होती ना उसको देता नहीं है। वो देता मैं क्यों दूंगा इसको, खुद निकालो। समझ गए ना? जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको लगता है यार ये तो निकल जाएगा, मैं क्यों दूं फिर इसको, मैं क्यों इस पे स्पेसिफाई करूं। हाँ एक बात तो बताओ, अगर उसने दूरियां नहीं दे रखी होती तो एंगल देता। कौन से वाली दूरी ना दे रखी होती? ये वाली। ये तो तब भी देनी पड़ती उसको, मजबूरी है उसकी। बोलो क्यों? ये वाली दूरियां तो फोर्स निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो वो तो जब भी देना ही पड़ती। तो इसलिए आप बताओ जल्दी जल्दी कर लोगे अब आराम से क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। क्या कहने, अब लग रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं कराया गया होगा क्लास में इस तरह का, यही सब बस है। आगे तुम मुझे बताते हो सर वो हमारे स्कूल में ना ग्रेविटेशन भी हो गया, सर ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। भाई खत्म करने पे आ जाएंगे तो सब खत्म हो जाता है ना। अगर यही मुझे कल पेपर की वजह से पढ़ाना होता तो मैं भी खत्म कर देता इसको, कि लो खत्म हो गया। बताओ F1 कितना बच्चे? Gm1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू अभी मत रखिएगा, बाद में देखेंगे। बोलो M1 कितना? F1 निकालते समय M1 कितना? 800। M2 कितना? 1 अपॉन R कितना? 0.20 का स्क्वायर। नहीं समझे? समझ गए? बहुत अच्छे। इसको सॉल्व करो। G इंटू 800 अपॉन में 0.0040, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, गलत कर रहा हूँ, नहीं समझे? बताओ 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगा 0.0400। नहीं समझे? पक्का? बहुत अच्छे। इसके ये सारे पॉइंट हटाओ, ऊपर की तरफ कितने जीरो बढ़ाओ? 4 जीरो बढ़ाओ, लेकिन ये वाले 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा अल्टीमेटली? 4 से 800 कटाया, बोलिए 200 इंटू 100 20,000, तो आ जाएगा सर 20,000 G। बोलो इतना आ रहा है क्या? देख लो एक बार सही से। पक्का? बहुत अच्छे। F2 की वैल्यू बताइए। F2 सर F2 बराबर G m1 m2 अपॉन r²। दिव्यांशु m1 बताओ, फिर से वही फॉर्मूला रहेगा, G m1 m2 अपॉन r²। दिव्यांशु नाम की कोई स्टूडेंट है यहाँ? बताओ 600। G की वैल्यू G रखो, m1 की वैल्यू 600, m2 की वैल्यू 1 अपॉन r की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर 600 G अपॉन 0.15 का स्क्वायर होता है 225। वेरी गुड, 0.0225 ये आएगा। क्लियर? बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं सर, पॉइंट हटाया, ऊपर कितनी जीरो बढ़ गई? 4 जीरो। अब इससे इसको कटा दो, बोलो कितनी बार कट रहा है? 45 आएगा ये, 45 5 से, और ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2000 आ गया। फिर से ये 5 से कटेगा, कितना? 9। ये 5 से कटेगा, बोलो कितना आ गया? 400 आ गया। 4 6 24, मतलब 24 के आगे 4 जीरो G/9। बोलो इतना आया क्या? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? F1 F2 दोनों मिल गए, दोनों के बीच का एंगल बताओ जल्दी से, कितना है? 90 डिग्री। तो F नेट कितना आएगा? बोलेंगे सर F नेट बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस, क्या बच्चे हो रहा है? अरे छोड़ो ना, पॉइंट में आएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, सही करो। 8000 अपॉन 3 मतलब 80,000 होगा। हाँ 80,000 G अपॉन कितना? 3। समझ गए? F1 F2 है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अरे वैसे भी बताओ ना, कौन बताएगा? जब एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बस इतना ही होता है, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कारण 2F1 F2 cos 90 की वैल्यू 0,
तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब सर एफ नेट कितना आएगा? सर एफ नेट आएगा अंडर रूट, बताओ F1 कितना बोलोगे? ये रहा F1 आएगा सर 20,000 G प्लस 8,000 G अपॉन 9 3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। नहीं समझे? बताओ रूट के अंदर से कितना बाहर आ गया? यहां भी आएगा जी स्क्वायर, यहां भी आएगा जी स्क्वायर। उस जी स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा क्या? वेरी गुड, जी को बाहर निकाल दूंगा, बोलो जी। हाँ ठीक है ना जी सर। चलो कैपिटल जी बाहर आ गया, बोलो यहाँ क्या बचेगा? 20,000 प्लस 80,000 अपॉन 3, 3 इंटू 20,000 60,000। तो ये बचेगा 60,000 प्लस 80,000 अपॉन 3। बस इसका स्क्वायर रूट निकाल, छोड़ दो यहीं, खत्म। चक्कर में ना पड़ो, अभी मेन मुद्दा ये नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैं क्यों कहती हूँ यहाँ के बाद, यहाँ करते रहना आप, ये आपका काम है। यहाँ के बाद हाँ हाँ, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 1,40,000 आएगा, 3 से डिवाइड करना है ना। हाँ बिल्कुल, एक काम करो ना, यहाँ से 10,000 कॉमन आ रहा है, 10,000 कॉमन आ रहा है। ये तो मैंने किया ही नहीं। चलो आगे तुम कर लेना अपने आप, बताओ आगे तुम कर लेना अपने आप, समझ गए ना? बोलो हो जाएगा कि नहीं? मेन मुद्दा जो था वो समझ में आ गया, ठीक है ना? ठीक है। अरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कायदे से, ठीक है। नहीं उसने एक्चुअली कुछ और पूछा था, मैंने कुछ और पूछा है। हाँ दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। 2.22 लिख लीजिए आंसर, अगर किसी को जरूरत है तो लिख लीजिए आंसर, मतलब बाद में सॉल्व कर लेना, फिर आंसर मिला लेना, नहीं मिलेगा मुझसे बात करना आगे। 2.22 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। अच्छा बताओ, इसको मैं न्यूटन पर किलोग्राम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों मिलके इतना फोर्स, इतना नेट फोर्स 1 किलोग्राम की बॉडी पे तो लगा रहे हैं, नहीं समझे? ये दोनों मिलकर ये इतना फोर्स 1 किलोग्राम की बॉडी पे लगा रहे हैं, इसलिए न्यूटन पर किलोग्राम। समझ गए ना? बहुत अच्छे। और वैसे भी वो अगर 1 किलोग्राम ना होता तो फिर कुछ और आता है, फिर सिर्फ न्यूटन आता है। और वैसे भी तुम न्यूटन में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बड़े आगे। बहुत अच्छे, जल्दी कर लो बच्चों, जल्दी, इतना समय नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weight, how much would a body weight, how much would a body weight halfway down the center, halfway down, halfway down to the center of earth, down to the center of earth, center of earth, if it weight 250 newton on the surface, if its weight is 250 newton on the surface of earth। करिए क्वेश्चन, बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, ऐसे कहा एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुल मिला जुलाकर ये मानना है पूरी अर्थ की जो डेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्थ के सेंटर की ओर जाते हुए, नीचे की ओर अर्थ के सेंटर की ओर जाते हुए हाफ वे पर
हाफ वे का मतलब सरफेस से सेंटर की जो दूरी है उसके आधी दूरी पर जाकर 250 न्यूटन की बॉडी का वेट कितना रह जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आप बात समझो। हाँ, जी की वैल्यू क्या लेने हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। जी की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात? एम की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो बात है ना, मैंने कहा है ना बच्चे। क्वेश्चन अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन आपको पूरा लिखवा दिया, बस यही क्वेश्चन है। अब आप सोचो, इसका मतलब है कि जो नहीं दिया है वो आपको लग रहा है कि चाहिए था मुझे, तो या तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी या तो हम अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे उसको। ठीक है, हाँ 125 न्यूटन इज राइट आंसर। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तुम 9.8 मान के करोगी तब भी यही आएगा, और क्या 6 मान के करोगी तब भी यही आएगा। जब मैंने क्यों कहा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसका मतलब जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ 125 न्यूटन, एकदम आधे पे पहुंचकर वेट भी एकदम आधा हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से सेंटर की ओर जाते हुए अगर हम एकदम मिड पॉइंट पे रहें, किसके, अर्थ की रेडियस के मिड पॉइंट पे रहें, अर्थ की रेडियस के मिड पॉइंट पे, तो हमारा जो वेट है वो जितना सरफेस पे होगा उसका आधा हो जाएगा, एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, और हमेशा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ये सब याद भी रह जाए तो अच्छा है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, रट्टे नहीं मारने हैं। सुनिए कैसे, अरे हम कहेंगे भैया वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना मान लिया, mg। w बराबर क्या ले लिया भाई, मुझे बॉडी का मास दिया है क्या, नहीं दिया है, मैंने मान लिया m मास होगा। मुझे ग्रेविटी ऑफ ऑन द सरफेस बताइए क्या, मैंने मान लिया g होगा। ये बच्चे नहीं समझे, समझ में नहीं बात ना? ओके, वेट w बराबर mg। अब मिड वे पर मैंने वेट कितना मान लिया, w डैश। मान लो वहां जाकर वेट बदल गया, कितना हो गया, w डैश। तो w डैश बराबर m तो नहीं बदलेगा ना, नहीं सर m नहीं बदलेगा, m तो उतना ही रहेगा। g बदल के कितना हो गया, g डैश। शिवान समझ में आ रहा है ये बात? अरे उसको बाद में नोट कर लेना, भले ही पहले इसको समझो। g बदल कर क्या हो गया बच्चे, g डैश, m उतना ही रहा क्योंकि मास पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? ओके जी। अब जी डैश का फॉर्मूला बता दो। सर जी डैश का फॉर्मूला आपने हमें बताया था, बड़ा प्यार से समझाया था आपने, ये होता है डाउन द अर्थ, यही होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अंदर जाने पर तो सर ये क्या बन गया अल्टीमेटली, mg इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब बताओ कौन कह रहा है कि उसकी जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना? बहुत अच्छी। w डैश बराबर ये कितना था, mg बराबर 250, सरफेस ऑफ अर्थ पर कितना दिया था 250, तो w डैश बराबर कितना हो जाएगा 250 इंटू 1 माइनस डी, बताओ कितना है, r बाई टू। r बाई टू बोला है ना, r बाई टू अपॉन r, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, ये हो जाएगा w डैश बराबर 250 इंटू 1 माइनस r से r कट गया, 1 माइनस 1 बाई टू, r से r कैंसिल। क्लियर? w डैश बराबर कितना हो जाएगा 250, 1 में से 1 बाई टू गया, 1 बाई टू कट के कितना आ गया 125 न्यूटन। लो बताओ कहाँ जरूरत पड़ेगी? तभी मैं बोल रहा था कि अगर जी को आप 6 भी ले लोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि जी कट गया। जब कोई चीज कैंसिल आउट हो जाती है इसका मतलब उस पर इंपैक्ट नहीं डाल रही है ना? हाँ कट गया है, कट गया है। पता कैसे कट गया है? तुम इससे इसको डिवाइड करो ना, w अपॉन w डैश, m भी कट जाएगा g भी कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो mg से mg कट जाएगा ना, क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन 1 दिस, 1 अपॉन दिस बचेगा। उसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। क्या बचे? बोलो बोलो, डरो मत। वेट की वैल्यू बोलो बोलो, और बताओ क्या लगाना चाहती हो? कैसे? बोलो कैसे? यार तुम लोग बड़े कंफ्यूज हो, बार बार कह रहा हूं, यही तो मुझे आज की क्लास को भी इतना लंबा खींचने के लिए मजबूर करती इस बात ने। नहीं समझ रहे हो तुम, ऐसे कंफ्यूज क्यों रहो? अब देखो इनके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, सर यही फॉर्मूला लगाना जरूरी है या हम स्मॉल g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर वाला नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते मेरे प्यारे। स्मॉल g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला किस चीज के लिए है, क्या जानने के लिए है? m मास की किसी बॉडी जिसकी रेडियस r हो, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है सरफेस पर, सरफेस पर।
उसके लिए फॉर्मूला है, नहीं समझे? m मास की किसी बॉडी का, r रेडियस रखने वाली किसी बॉडी जिसका मास m हो, उसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो आता है फॉर्मूला किससे, g बराबर gm/r² से। अब एक ही प्लेनेट की दो अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने कहा अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी मान ली g, जो कि कितने के इक्वल ही होगा, gm/r² के इक्वल। लेकिन यहां पर g डैश, अब जब g डैश बदल गया, समझ गए ना? अब तुम मुझे सुनो, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर मैं यहां g डैश निकालते समय क्या लगा रही हूं फॉर्मूला, gm/r' का स्क्वायर, और r डैश तुम कितना ले रही हो, आधा। 2r तो पहली बात लेना ही नहीं है, जब अंदर चले गए तो रेडियस आधी हो गई कि ज्यादा हो गई? ये तो मतलब जब तुम पहली बात तो जो तुम कर रहे हो गलत कर रही हो, उस गलत में भी महागलती ये कर रही हो कि r को 2r ये कैसे ले लिया, हाँ नहीं समझी? समझ में आई बात? पहली बात तो उसको r/2 लेना था, नहीं नहीं, अरे तुम जो फॉर्मूला लगा रही हो क्या सोच के लगा रही हो, इसका कुछ यूज करके तो लगा रही होगी ना। तो तुमने फॉर्मूला लगाया सर, अंदर मैंने मान लिया ग्रेविटी कितनी होगी, g डैश, जिसका फॉर्मूला सर मैंने लगा दिया gm/r' का स्क्वायर। r डैश की वैल्यू कितनी लोगी, उसने कहा आधे पर पहुंच गए, तो जब हम आधी दूरी पर पहुंच गए तो रेडियस कितनी रह गई, r/2 रह गई या 2r हो गई? फिर इसका दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक? अगर तुमने वैसा भी किया तो भी आंसर नहीं आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम पहली बात तो गलत कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रही हो, उस गलत कॉन्सेप्ट में भी तुम और गलतियां कर रही हो, ठीक? सुनो, अब क्यों नहीं आएगा, अरे सुनो बच्चे सुनो, क्यों नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, मेरी बात सुनो, आ जाएगा बशर्ते की तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा हो। दिमाग क्या काम सही करे, आधी रेडियस पे पहुंचेंगे तो सर ने बताया था जब हम अंदर जाते हैं तो जहां खड़े होते हैं उसके नीचे की अर्थ को अर्थ मानते हैं, उसके ऊपर के हिस्से को नहीं लेते। तो जो तुम gm/r' का स्क्वायर लगा रही हो वहां पे m तो उतना ही ले लिया, रेडियस आधी कर दी, जबकि गोला छोटा सा हो जाएगा अंदर जाकर के, तो फिर मास भी बदल जाएगा उसका, m डैश हो जाएगा। अब m डैश तुम्हें पता नहीं है कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे काम नहीं आएगा। हमने ये फॉर्मूले क्यों बनाए फिर, अगर हम वैसे ही करना होता हमें तो हम यही सब क्यों बना रहे हैं फिर, समझ गए? अभी भी डाउट है? पक्का मजाक नहीं कर रहा, इससे ही अंदाजा हो रहा है। और ये आप अकेले नहीं ऐसे, अब अकेले आप नहीं ऐसे, अब 80% स्टूडेंट इसी कैटेगरी के हैं इस समय, 80% स्टूडेंट, मजाक नहीं कर रहा, इसी कैटेगरी के हैं कि जिनको इतना ज्यादा जोर दे के समझाओगे तो समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। जब अकेले उसी को एम्फेसाइज कर दोगे, उसी को पकड़ लोगे, बिल्कुल उसको पकड़ के उसी गर्दन दबा लोगे कि नहीं सीखो, तब वो सीखेगा। ये हाल है इस समय बच्चों का, क्योंकि मेंटली आप अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे सीखना है, समझ गए ना? चलो अगली क्लास में बातें करेंगे बाकी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सुनो, अगर एक बात देखी जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले मामले ओवर हुए, हम कल कुछ नई बातें पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब चीजें आएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।